तो इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करो, विलियन लिखो, सॉल्यूशन। विलियन केमिस्ट्री में है ना, विलियन जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विलियन। अब पहला तो क्या है कि विलियन है क्या। विलियन का मतलब कि जैसे आप अगर जल में नमक मिलाएं या जैसे चीनी मिलाएं, घरों में क्या हम जैसे स्कंजी वगैरह बनाते हैं, वो होता क्या है, वो विलियन होता है। तो इसके अंदर हम चीनी की एक निश्चित मात्रा मिलाते हैं, किसके अंदर, पानी के अंदर। अब चीनी पूरे पानी में घुलने के बाद बिल्कुल क्या है, समान रूप से क्या हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी वो। इसका मतलब जहां अगर आप ऊपर से चखोगे तो वही मिट्टी, नीचे से करोगे तब भी वैसी आपको मिट्टी महसूस होगी। इसका मतलब उसको बोलते हैं समांगी, यानी उस चीनी का उस जल में समान रूप से घुल जाना, वो कहलाता है समांगी मिश्रण। इसका मतलब हो सकता है कि जल में आपने चीनी मिलाई हो सकता है जल में आपने नमक भी साथ मिला सकते हो आप। इसका मतलब आप यूं कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन। तो पहले लिखो इसकी परिभाषा लिखो फर्स्ट, और इसमें लिखो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है, विलियन कहलाता है। तो ये तो परिभाषा है। तो यहां क्या लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है ये। तो ये वर्ड है ना समांगी। समांगी का मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना गैसें है, वायुमंडल की गैसें, तो गैसें क्या है, समांगी मिश्रण है। तो समांगी का मतलब कि जैसे अगर यहां जितनी ऑक्सीजन है उतनी कहां होगी, पीछे वाले भाग में। तो हर जगह क्या है, O2 की मात्रा निश्चित है। तो हर जगह अगर पदार्थ समान रूप से घुला रहे उसको क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। तो यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। अब कि जैसे आपने जल में चीनी मिलाई, तो एक तो क्या है घोलने वाला जिसके अंदर आप घोल रहे हो जैसे जल है, एक है घुलने वाला जो इसके अंदर मिल रहा है। तो यहां आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे मान लो ये एक विलियन है, जैसे हमने ये ले लिया जल है ना, इस तरह से ये जल है, और इसके अंदर जैसे मान लो ये चीनी के कण घुले हुए समान रूप से चारों तरफ, ये जैसे चीनी वाले पार्टिकल हैं इस तरह से। तो जैसे ये जल वाला भाग है ना, ये जल, और घुला हुआ जो है ये वाला भाग, ये जैसे नमक या शुगर जो भी है, नमक या चीनी जो भी है। अब ये जल वाला जो भाग है ना जो घोल रहा है उसको क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। ये नाम याद रखना है, क्या ये विलायक यानी सोलवेंट, ये सोलवेंट। और जो घुल रहा है उसको क्या बोलेंगे, विलय यानी सोल्यूट कहते हैं। इसके मतलब कि विलियन के अंदर दो अवयव होते हैं, दो मतलब एक घोलने वाला और एक घुलने वाला। तो घोलने वाले को बोलते हैं विलायक, जैसे जल विलायक की तरह काम करता है, और घुलने वाला उसको बोलते हैं विलय। इसका मतलब विलियन किस किस का मिश्रण है, विलायक और विलय का मिश्रण। तो इसको आप यूं लिख सकते हो कि विलियन बराबर, क्या लिखोगे इसको, यूं लिखोगे विलियन बराबर विलय प्लस विलायक। क्या बोलेंगे, विलियन बराबर विलय प्लस विलायक, इन दोनों को मिला दिया, इसको क्या बोलेंगे, विलियन कहेंगे। तो विलियन बराबर क्या हो गया, विलय प्लस क्या हो गया, विलायक। अब यहां पर हमारे पास फिर दो चीजें आ गई, एक तो क्या आ गया विलय और एक क्या आ गया विलायक, ये दो नाम आ गए। अब आपको पता है जल के अंदर हम जब चीनी मिलाते तो जल कम लेंगे ज्यादा लेंगे, ज्यादा लेंगे। तो अधिक मात्रा में जल है, उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में हमने क्या मिला है, चीनी वाला विलय वाला पार्ट मिला है। इसका मतलब विलियन में विलायक वाला जो भाग होता है ना, ये अधिक मात्रा में होता है, और विलय वाला भाग जो है ये
कम मात्रा में होता है। तो अगर इनकी हम परिभाषा लिखे ना, किसकी, विलायक की, तो नीचे लिखो विलायक यानी सोलवेंट क्या है, इसमें हम क्या लिखेंगे, मिश्रण का वह अवयव या विलयन का वह अवयव, एक ही बात है, विलयन का वह अवयव, वह अवयव जो अधिक मात्रा में, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। यानी विलयन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे, विलायक। और विलय किसे बोलेंगे, विलय बराबर क्या लिखोगे, सेम ऐसे ही, विलयन का वह अवयव, विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, जो कम मात्रा में होगा उसको क्या बोलेंगे, विलय, और जो अधिक मात्रा में उसको क्या बोलेंगे, विलायक। और विलय और विलायक दोनों को मिला दे तब क्या बनेगा, विलयन। तो आपके यहां इस चैप्टर के अंदर है ना, हम समांगी विलयन के बारे में बात करेंगे। अलग अलग प्रकार होते हैं विलयन के, एक होता है वास्तविक विलयन, एक होता है कोलाइडी विलयन, एक होता है निलंबन, अलग अलग। तो कोलाइडी निलंबन आपके आएगा किसमें, परस्टीय रसायन वाले में, कोलाइड में आएगा। यहां इस चैप्टर में विलयन वाले में हम वास्तविक विलयन की बात करेंगे, यानी समांगी मिश्रण या समांगी विलयन की। और समांगी में हमेशा विलय जो है, घुलने वाला पदार्थ, वो विलायक में हर जगह समान रूप से घुला रहता है, तब बनता है समांगी विलयन या वास्तविक विलयन। इसका मतलब विलय पदार्थ घुलने के बाद आपको विलायक में दिखाई नहीं देगा। जैसे चीनी घुल गई, उसके बाद आप जल बिल्कुल क्या है, पारदर्शी और साफ रहेगा, उसके आप आर पार देख सकते हो आराम से। तो आर पार बिल्कुल साफ स्वच्छ बने विलयन, वो कहलाएगा हमेशा समांगी या वास्तविक। अगर आप पानी है उसके अंदर अगर आप जैसे स्टार्च घोल दो तो धुंधला हो जाएगा पानी, तो धुंधला बनेगा ना, वो वास्तविक नहीं होता, वो क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है, विसमांगी हो जाएगा। तो ये समांगी है, तो हम यहां समांगी की बात करेंगे। तो पहले तो हमें विलयन है क्या, कि दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाएगा, विलयन कहलाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। फिर विलयन के दो भाग है, एक तो विलायक वाला भाग, एक विलय वाला भाग। जिसको घोलते वो विलय और जो जिसके अंदर घोलते वो विलायक। और फिर हमने कहा कि विलायक है वो विलयन का अधिक वाला भाग है, कंपोनेंट है ना जो मोर देन, और ये लेस देन कंपोनेंट यानी कम वाला भाग है, वो कहलाएगा विलय कहलाएगा। ये तो थोड़ी सी परिभाषा है कि विलयन है क्या, ठीक है ना। अब विलयन के अलग अलग प्रकार करते हैं हम, टाइप। और टाइप में क्या है, एक तो क्या है, विलय पदार्थ जो मिलाओगे ना आप, नमक या चीनी आप मिला रहे हो इसके अंदर विलायक में, तो नमक या चीनी मिलाओगे तो इसकी मात्रा कितनी मिलाएं, इस मात्रा के आधार पे हम विलयन के अलग अलग दो प्रकार करते हैं। दो प्रकार में, अगर नमक या चीनी कम घुली हो उसको बोलते हैं तनु विलयन, है ना, बोलते हैं डाइल्यूट। और अगर ज्यादा घुली हो, गाढ़ा बन जाए विलयन, अधिक घोल दे ये गाढ़ा हो जाएगा पानी, तो उसको बोलते हैं सांद्र विलयन। क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। इसके अलावा यानी विलय की मात्रा इस विलायक में, अब देखो आप चीनी घोलते हो या नमक घोलते हो जल में, तो ये नमक या चीनी जल के अंदर कहा जाता है कि जल जो है ना, ये पदार्थ की तीन अवस्थाओं में से एक है, गैस, द्रव और ठोस। ये द्रव अवस्था है, और कहते गैस में अणु बिल्कुल दूर दूर होते हैं, उनके बीच स्पेस बहुत ज्यादा रहता है, बताइए आपको। लेकिन द्रव जो है ना जल, उसमें गैस की तुलना में थोड़े अणु एक दूसरे क्या रहेंगे, पास, तो थोड़ा सा स्पेस कम रहेगा। इस तरह से ये जैसे द्रव यानी जल के अणु है, इनके बीच थोड़ा थोड़ा स्पेस है, खालिस्तान। अब आप चीनी मिलाओगे ना, तो चीनी इस खालिस्तानों के बीच में आ गई हूं, फंस जाएगी, इस तरह से ये फंस जाएगी। तो इन खालिस्तानों के अंदर चीनी की मात्रा कितनी है, उसके आधार पे क्या है, विलयन को हम अलग अलग तीन प्रकार में बांटते हैं। एक होता है संतृप्त, एक असंतृप्त, और एक होता है अति संतृप्त होता है। तो नीचे अलग से एक हेडिंग लिखो छोटा सा, और इसमें लिखो विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। विलय की
मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार और विलय की मात्रा के आधार पर विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। अब प्रकार में क्या है, कितने प्रकार होंगे? विलय की मात्रा के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा इधर हो जाओ, इसके सामने हो जाओ, थोड़ी ध्यान। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तो विलयन के कितने प्रकार है? मात्रा के आधार पे 3 प्रकार है। और 3 प्रकार में फर्स्ट लिखो, पहला नंबर 1 असंतृप्त विलयन। पहला क्या है? असंतृप्त विलयन। पहला है असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन, असंतृप्त का मतलब बोलते हो ना कई बार कि एक ना दो नाम सुनते हो आप, संतृप्त होना और असंतृप्त होना। संतृप्त का मतलब जैसे बोलते हो खाना खाने के बाद हम तृप्त हो गए, संतृप्त मतलब पेट भर गया। और एक होता है असंतृप्त यानी पेट नहीं भरना, थोड़ी और भूख रह जाए। तो अगर आप जल के अंदर चीनी मिला रहे हो ना, तो चीनी मिलाने के बाद उसके अंदर जब पानी में चीनी मिला दी, उसमें खालिस्तान जो है वो पूरे ना भरे चीनी के द्वारा, थोड़ी हल्की चीनी मिला दी। मिलाने के बाद उसके अंदर आप अब और भी चीनी मिला सकते हो, और चीनी मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ। लास्ट में एक ऐसी कंडीशन आएगी जब चीनी घुलना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। फिर चीनी नीचे पंदे के अंदर बैठना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब उस जल में जो बीच में स्पेस थे वो चीनी से पूरे भर गए। अब उसके अंदर और चीनी नहीं घुल सकती, अब नीचे बैठनी स्टार्ट होगी। इसका मतलब जल में पूरी तरह से चीनी पैक हो गई, तो उसको बोलते संतृप्त होना। और एक अगर हम उस जल को गर्म करना स्टार्ट कर दे, जैसे हलवाई करते हैं ना, गर्म कर करके चीनी और घोलते हैं, लास्ट में गाढ़ा बन जाता है विलयन, जिसको बोलते चाशनी बोलते हैं, है ना। इसका मतलब उसमें अधिक से भी ज्यादा होगी, उसको बोलते अति संतृप्त। तो 3 प्रकार होते हैं, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। यानी जल के अंदर चीनी एक निश्चित सीमा तक घुल सकती है, जैसे एक इतनी सीमा है यहीं तक चीनी घुल सकती है। अगर निश्चित सीमा से अगर कम घुली है ना चीनी, और भी घोल सकते हो, वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। अगर निश्चित सीमा तक घुली है वो कहलाएगा संतृप्त विलयन। और निश्चित सीमा से क्या हो, ज्यादा घुल जाए, उसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन, हाइपर सैचुरेटेड। ये यहां पर इसके 3 प्रकार है। तो पहला क्या है? असंतृप्त। तो इसमें क्या लिखोगे? और इसमें लिखना विलय पदार्थ, विलय पदार्थ विलायक में, विलायक में, विलायक में एक निश्चित सीमा तक निश्चित सीमा कर दो या अधिकतम सीमा, निश्चित सीमा तक घुला रहता है, घुला रहता है, इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो विलय पदार्थ क्या हो? एक निश्चित सीमा या अधिकतम सीमा तक घुला रहे, उसको क्या बोलेंगे? अधिकतम सीमा से कम लिखना, अधिकतम सीमा से कम, से कम घुला रहता है। तो अधिकतम सीमा से अगर कम घुला रहे तो उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। असंतृप्त लिख रहे हैं ना, उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो अधिकतम सीमा से अगर कम घुला रहे वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। और अगर अधिकतम सीमा तक घुला रहे तो क्या कहलाएगा? वो संतृप्त। तो सेकंड लिखो, दूसरा संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। और इसमें क्या लिखोगे? विलय पदार्थ, विलय पदार्थ विलायक में या विलयन में अधिकतम सीमा तक घुला रहता है।
अधिकतम सीमा तक घुला रहता है, अधिकतम सीमा तक घुला रहता है। क्या हो? अधिकतम सीमा तक घुला रहे, इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। और तीसरा कौन सा है? थर्ड, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, जिसको बोलेंगे हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। इसमें क्या लिखोगे कि विलय पदार्थ विलायक में या विलयन में अधिकतम सीमा से भी अधिक ज्यादा घुला रहे, उसको अति बोलेंगे। तो लिख लो इसमें कि विलय पदार्थ विलयन या विलायक में अधिकतम सीमा से भी अधिक घुला रहता है। अधिकतम सीमा से भी अधिक घुला रहता है, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो यानी विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन के 3 प्रकार हैं। कई बार जनरल पूछ लेते हैं। असंतृप्त विलयन यानी एक निश्चित सीमा तक घुल सकता है, उस निश्चित सीमा से अगर कम रहे ना तो असंतृप्त, उस निश्चित सीमा तक रहे तो संतृप्त, और अगर निश्चित सीमा से ज्यादा हो गया तो अति संतृप्त। ये 3 याद रखने हैं। तो मतलब जल में चीनी घोलोगे तो एक मैक्सिमम लेवल तक घुल सकती है, उसके बाद और घोलोगे पंदे बैठना शुरू हो जाएगी। तो अधिकतम सीमा तक जितनी चीनी घुल सकती है ना उतनी घुली है, तब तो कहलाएगा वो संतृप्त विलयन। अगर अधिकतम सीमा तक घुल सकती है, उससे अगर थोड़ी कम घुली है और घोल सकते हो, तब कहलाएगा असंतृप्त। और अधिकतम सीमा से भी हमने गर्म करके ज्यादा और घोल दिया, वो कहलाएगा अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो विलयन के विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर 3 प्रकार है। और वैसे है ना, इसको हम 2 प्रकार में बांटते हैं, तनु और सांद्र, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। तो तनु मतलब कम घुला रहे, सांद्र मतलब ज्यादा घुला रहे। बस 2 ही टर्म है, बस इसमें हमने अलग अलग कर दी मात्रा के आधार पे। वहां पर सिर्फ 2 ही है, अधिकतम यानी कम मात्रा में घुला रहे तनु, अधिक मात्रा में घुला रहे तो सांद्र कहते हैं। वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। इसके बाद अब देखो 2 चीजें हैं, विलय और विलायक, घुलने वाला और घोलने वाला। अब पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, और 3 अवस्थाओं में गैस, द्रव और ठोस 3। अब यहां पर विलायक के रूप में आप क्या काम में ले रहे हो? जैसे जल ले लिया, तो जल क्या है? द्रव है। जल क्या है? द्रव अवस्था। अब जल विलायक के रूप में काम में लिया है, तो क्या करें? जल के अंदर आप क्या घोल सकते हो? जल में आप गैस घोल सकते हो, जैसे सोडा वाटर वगैरह होता है ना, तो जल के अंदर गैस घोली रहती है। तो जल तो क्या हो गया? द्रव है, और गैस अवस्था हो गई। इसी प्रकार से जल के अंदर क्या मिला सकते हो? आप चीनी मिलाते हो, तो विलायक तो द्रव है, ठोस क्या हो गया? चीनी, विलय ठोस हो गया। ऐसे आप जैसे जल के अंदर एल्कोहल मिला दें तो दोनों द्रव हो गए। इसका मतलब आप द्रव अवस्था में आप 3 मिला सकते हो। द्रव में गैस मिला सकते हो, द्रव में द्रव मिला सकते हो, और द्रव में ठोस मिला सकते हो। ऐसे अगर आप विलायक ले लो गैस, तो गैस ले लिया, गैस के अंदर मिलाएं तो गैस के अंदर गैस मिल सकती है, गैस के अंदर द्रव जैसे बादल होते हैं मिल सकता है, और गैस के अंदर ठोस मिल सकता है। फिर ले ले ठोस, तो ठोस के अंदर गैस मिला सकते हो, ठोस में द्रव मिला सकते हो, और ठोस में ठोस जैसे मिश्र धातु में होती है वो मिला सकते हो। इसका मतलब विलयन के में भौतिक अवस्था के आधार पे 9 प्रकार कर सकते हैं कि गैस में गैस का विलयन, गैस में द्रव का विलयन, गैस में ठोस का विलयन। 3 तो गैस वाले हो गए। फिर 3 द्रव वाले, द्रव में गैस मिला दें, द्रव में द्रव मिला दें, और द्रव में ठोस मिला दें। 3 ये हो गए।
फिर ठोस के अंदर गैस, ठोस में द्रव्य, ठोस में ठोस, तीन, ये टोटल कितने हो गए? 9 प्रकार। तो यानी विलय व विलायक उसकी भौतिक अवस्था कैसी है, गैस, द्रव्य या ठोस कौन सा है, उसके आधार पे फिर विलयन के हम 9 प्रकार कर सकते हैं। यहां तो हमने विलय की मात्रा के आधार पे 3 प्रकार किए, कितना विलय हुआ उसके आधार पे। और फिर अगर हम इनकी भौतिक अवस्था कैसी है, गैस, द्रव्य या ठोस है, उसके आधार पे हम इसको क्या अलग अलग 9 प्रकार में बांट सकते हैं। कैसे? तो अगला हेडिंग लिखो, विलय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। विलय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। विलय व विलायक की, विलय व विलायक की, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, के आधार पर विलयन के प्रकार। कितने प्रकार होंगे? टोटल कितने हो गए? कितने हो गए? 9 हो गए, है ना। तो विलय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार कितने हो गए? उत्तर क्या लिखोगे? विलयन के 9 प्रकार होते हैं। कितने हैं? 9 प्रकार। अब देखो छोटी टेबल बनाएंगे। कई बार है ना एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं कि गैस में द्रव्य के विलयन का उदाहरण है, तो आपको थोड़ा सोचना है। लिखा ना गैस में द्रव्य, मतलब गैस है उसके अंदर द्रव्य घुला हुआ है, तो विलायक क्या है, विलय क्या है, उस लाइन में मिलेगा लिखा हुआ आपको, वो पहचान के फिर आपको एग्जाम्पल याद करने कैसे करोगे। देखो छोटी टेबल बनाओ एक, ये लिखो क्रम संख्या, इस तरह से। फिर विलायक क्या काम में ले रहे हो, वो विलायक। उसके बाद उस विलायक में कौन सा विलेय पदार्थ मिला रहे हो, विलेय पदार्थ। फिर विलयन का नाम क्या हो जाएगा, वो नाम लिखेंगे। फिर उस विलयन के लिखेंगे एग्जाम्पल यानी उदाहरण लिखेंगे। और मेन ही उदाहरण ही है, पेपर में एग्जाम्पल ही पूछते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। क्रम संख्या, विलायक की अवस्था कौन सी है वो, फिर विलय की अवस्था कौन सी है वो, फिर विलयन का प्रकार कौन सा है वो, लास्ट में उसके एग्जाम्पल्स कौन से है वो। उदाहरण जो है। अब देखो क्रम संख्या में नंबर 1 कितने प्रकार है, 2, 3, कितने हैं 9, तो 9 करने 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से। अब विलायक में, अब बताओ विलायक वाले कितने हो सकते हैं, 3, गैस में गैस, गैस में द्रव्य, गैस में ठोस। तो इसका मतलब विलायक हमें गैस लेना पड़ेगा 3 बार, गैस, फिर गैस, फिर गैस, 3 बार गैस में घोलेंगे, है ना। फिर 3 क्या आएंगे, द्रव्य है ना, तो 3 द्रव्य लिख देंगे ऐसे, द्रव्य, द्रव्य, द्रव्य। 3 क्या आएंगे, ठोस, तो ठोस, ठोस और ठोस, 3 के आगे ठोस। अब देखो गैस में पहले क्या घोले, गैस, फिर गैस में दूसरा द्रव्य, फिर गैस में तीसरा ठोस, ऐसे लिखना है। तो विलय में पहले तो गैस, दूसरा क्या आएगा, द्रव्य घोले, गैस में फिर क्या घोले, ठोस घोले। इस तरह से 3-3 लिखने सब में, है ना। गैस में गैस, गैस में द्रव्य, गैस में ठोस, फिर द्रव्य में गैस, फिर द्रव्य में द्रव्य, फिर द्रव्य में ठोस, इस तरह से। फिर क्या करेंगे, ठोस में
गैस, फिर ठोस में द्रव्य, फिर ठोस में ठोस, इस तरह से। अब याद कैसे रखना, देखो पेपर में कैसे आएगा। अब विलयन का प्रकार कौन सा होगा, यह हमेशा याद रखना है कि विलयन का जो नाम होता है ना, वो हमेशा विलायक के नाम से होता है। अब विलायक कौन सा काम में ले रहे हो, वही विलयन का नाम कहलाएगा। अब देखो तीन जो है ना, गैस गैस गैस, इसका मतलब गैस में गैस का विलयन, गैस में द्रव्य का विलयन, गैस में ठोस का विलयन। ये तीनों विलयन क्या है, ये कहलाएंगे गैसीय विलयन। क्या कहलाएंगे, ये तीनों गैसीय सॉल्यूशन है, गैसीय विलयन। अब देखो द्रव्य में गैस का विलयन, द्रव्य में द्रव्य का विलयन, द्रव्य में ठोस का विलयन, ये सारे कहलाएंगे द्रव्य विलयन। फिर ठोस में गैस का विलयन, ठोस में द्रव्य का विलयन, ठोस में ठोस का विलयन, ये कहलाएंगे सारे ठोस सॉल्यूशन। इसका मतलब शुरू वाले तीन है ना, ये इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे गैसीय विलयन। ये तीनों के नाम है गैसीय विलयन के उदाहरण है ये तीनों गैसीय विलयन है। फिर द्रव्य वाले तीन है ना, ये द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन है। और फिर नीचे तीन है ना, ये ठोस वाले, ये है ठोस सॉल्यूशन, ठोस विलयन। ये तो नाम है इनके, जनरली ये नाम एग्जाम में ज्यादा पूछते नहीं है। पूछेंगे क्या आपको, ऐसे पूछेंगे गैस में गैस के विलयन का एक उदाहरण कौन सा है। तो आप देखो लिखा गैस में गैस का, मतलब गैस में गैस का, यानी गैस लिए विलायक गैस है और घुलने वाला भी क्या है, गैस। अब हमें बनाना है समांगी। समांगी का मतलब जहां विलय पदार्थ घुलने के बाद दिखाई न दे, सारा मिक्स बिल्कुल बराबर हो जाए, तो पहला गैस में गैस। इसका मतलब जैसे यहां हमारी वायुमंडलीय गैसें हैं, ये कौन सा होगा, गैसों में गैस का विलयन। जैसे O2, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस घुली है, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन घुली है, या ऑक्सीजन में हाइड्रोजन गैस घुली है। इसका मतलब गैसों का मिश्रण है। कौन सा विलयन है, गैस में गैस का समांगी विलयन है। इसका मतलब उदाहरण क्या आ जाएगा, गैसों का मिश्रण। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण आ गया ये। अब यहां पर कोई भी एग्जांपल लिखा हुआ आ जाए ना, N2 प्लस O2 गैस का मिश्रण किस प्रकार का विलयन है, तब क्या लिखोगे आप, गैस में गैस के विलयन है या उसका उदाहरण है। ठीक है ना। अब देखो दूसरा, गैस में द्रव्य का विलयन। अब गैस है ना, उस गैस के अंदर द्रव्य की बूंदे घुली रहे। अब जैसे आप कह दोगे ना कि गैस में जलवाष्प या बादल, तो वो समांगी नहीं आएगा। किस में आ जाएगा वो, जैसे धुंध है, सुबह सर्दियों में सुबह सुबह क्या आती है, धुंध ओस आती है, तो वो समांगी नहीं, उसके आर पार नहीं देख सकते आप, तो वो किस में आ जाएगा, विसमांगी में आ जाएगा, यानी कोलाइडी विलयन में आ जाएगा। तो वो यानी निखना में। गैस में द्रव्य, जैसे आप स्प्रे करते हो, डीओ वगैरह लगाते हो, तो उसकी बूंदे आप जो बटन दबाओगे गैस निकली बाहर, तो हल्की हल्की बूंदे उसके अंदर पूरी गैस के अंदर घुल गई, वो क्या गैस में द्रव्य का उदाहरण है। इसका मतलब क्लोरोफॉर्म खुली छोड़ दो, क्लोरोफॉर्म की वाष्प पूरी जल यानी वायु के अंदर घुल जाए, तो वो किसका है, गैस में द्रव्य का उदाहरण। इसका मतलब आप इसमें एग्जांपल क्या लिखोगे कि यहां लिखना वायु में क्लोरोफॉर्म, वायु में क्लोरोफॉर्म, वायु के अंदर क्या घुली हुई है, क्लोरोफॉर्म घुली रहे। फिर तीसरा, गैस में ठोस, मतलब गैस है बहुत सारी, उसके अंदर ठोस के हल्के हल्के ठोस के पार्टिकल घूमे रहे। जैसे आंधी आती है, तो आंधी में गैस के अंदर क्या मिट्टी कण है, लेकिन वो समांगी में नहीं आएगा, किस में आएगा, विसमांगी में आएगा, इसलिए इसका उदाहरण नहीं हो सकता, वो होगा कोलाइडी विलयन का उदाहरण। अब यहां पर क्या लिखोगे, गैस में ठोस, मतलब ठोस दिखे नहीं, जैसे होता है ऊर्ध्वपातन, पढ़ते हो ना आप सब्लिमेशन, कि जिस पदार्थ ठोस को गर्म करने से सीधा ही गैस बन जाए, ठंडा करने से सीधा ही गैस से ठोस बन जाए, बीच में द्रव अवस्था नहीं होती, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। जैसे ठोस आयोडीन, अगर आप ठोस आयोडीन गर्म करोगे ना, तो आयोडीन के पार्टिकल वायु के अंदर घुल जाएंगे, जो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो वो कौन सा विलयन होगा, गैस में ठोस का उदाहरण। तो आप क्या लिखोगे, वायु में
आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, ये हो गया उदाहरण वाला, थोड़ा अलग से एग्जांपल है ये। फिर देखो द्रव आ गया, अब द्रव में गैस, यानी जैसे जल है, जल के अंदर आपको गैस घोलनी है। जैसे पानी में आप क्या मिलाओ, ऑक्सीजन गैस मिला दे। जलीय जीव जो है वो श्वसन क्रिया में O2 गैस कहां से लेते हैं, जल से ही लेते हैं, है ना। गलफड़े या फेफ या जो है ना गिल्स वगैरह से वायु O2 ले लेते हैं, वो जल से घुली हुई। तो जल के अंदर क्या घुली हुई है, O2। इसका मतलब जल के अंदर क्या है, द्रव है, उसमें O2 गैस घुल गई, तो द्रव में गैस का उदाहरण हो गया। तो हम क्या लिखेंगे कि जल में O2 गैस, जल में O2 गैस, या क्या कहते हैं CO2 गैस, जल में CO2 गैस घुली रहे। जैसे किस में होता है, सोडा वाटर में होता है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, जैसे सोडा वाटर। तो जल के अंदर गैस घुल गई, तो ये क्या हो गया, द्रव में गैस का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। फिर अगला द्रव में द्रव का उदाहरण, दो द्रवों को मिला दें, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मिल जाए, पता नहीं चले। जैसे जल मिला दे एल्कोहल, तो अगर शराब पानी मिला दोगे तो पता नहीं चलेगा शराब कौन सी और पानी कौन सा है, तो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, द्रव में द्रव का। तो आप क्या लिखोगे, जल में एल्कोहल का मिश्रण, जल में एल्कोहल का मिश्रण, जल में एल्कोहल का मिश्रण हो गया। फिर देखो द्रव में ठोस, अगला कौन सा है, द्रव में ठोस। जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था, जल में क्या मिला दें, चीनी मिला दें, या जल में नमक मिला दें। तो जल तो द्रव हो गया विलायक, और घुलने वाला ठोस यानी चीनी हो गया या नमक हो गया, तो बनेगा समांगी विलयन। तो क्या करेंगे, जल में चीनी या नमक का विलयन। तो जल में चीनी या नमक का विलयन, किसका उदाहरण है ये, द्रव में ठोस का उदाहरण हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे तीन ठोस वाले आ गए। अब ठोस वाले में पहला कौन सा है, ठोस में गैस, मतलब ठोस है उसके अंदर गैस घोले, तो होता है ना अधिशोषण होता है कि धातुओं की सतह पर गैस आकर चिपक जाती है, वो कौन सा होता है, ठोस में गैस के विलयन का उदाहरण हो गया। तो क्या लिखोगे, धातुओं की सतह पर गैसों का चिपकना या अधिशोषित होना। तो धातुओं की सतह पर, धातुओं की सतह पर गैसों का अधिशोषण, धातुओं की सतह पर गैसों का अधिशोषण, चिपकना। फिर देखो ठोस में द्रव, अब ठोस है उसके अंदर द्रव घोल दें, कि जैसे आप देखते हो कि कोई भी अगर धातु है उसके अंदर क्या है, थोड़ा पारा मिला दे, कि जैसे जिंक है उसमें पारा मिला दे, तो उसके अंदर पारा क्या है, अंदर घूमता रहेगा। तो धातुओं के साथ पारा मिला दिया जाए और उसको क्या बोलेंगे, अमलगम। क्या कहते हैं, अमलगम। तो मरकरी के साथ धातु की मिश्र धातु कहलाएगी, अमलगम कहलाएगी। जैसे जिंक अमलगम, तो जिंक प्लस मरकरी। कहते मैग्नीशियम अमलगम, मैग्नीशियम प्लस मरकरी। इसका मतलब ठोस में क्या मिलाएं, द्रव यानी मरकरी मिला दे। तो क्या लिखोगे आप, धातुओं के साथ, धातुओं के साथ मरकरी, और क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे अमलगम, अमलगम कहेंगे। धातुओं के साथ यानी मरकरी, इसको क्या बोलेंगे, अमलगम बोलेंगे, अमलगम। धातुओं के साथ मरकरी मिली हुई हो, जैसे जिंक अमलगम, है ना, जिंक अमलगम, ये मैग्नीशियम अमलगम, ऐसे। और कहीं पर आप अलग से, है ना, ऊपर अलग से कहीं ऊपर आप लिख लो छोटा सा पॉइंट, ये अमलगम है क्या,
कई बार पूछ लेते हैं अमलगम, तो लिखना इसमें मरकरी के साथ धातुओं की मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। मरकरी के साथ धातुओं की मिश्र धातु अमलगम कहलाती है, मतलब मिश्र धातु अमलगम कहलाती है, मतलब मरकरी के साथ कोई धातु को मिला दिया जाएगा, कहलाएगी वो अमलगम कहलाएगी। और लास्ट कौन सा है? ठोस में ठोस का उदाहरण। इसका मतलब दोनों है ठोस अवस्था में है कि जैसे दो ठोस धातुओं को मिला दिया जाए, उसको बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलेंगे? मिश्र धातु। जैसे पित्तल है, पित्तल है, कांसा है। पित्तल किसकी मिश्र धातु होती है? पित्तल, पित्तल में क्या होता है? जिंक और कॉपर की मिश्र धातु है। कांसा होता है ना, ब्रोंज, कांसा, ये किसकी होती है? कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। ऐसे गन मेटल, गन मेटल, इसमें तीनों होते हैं, जिंक भी होता है, कॉपर भी होता है और टिन भी होता है, तीनों तीनों कहलाएंगे ये गन मेटल। इसका मतलब जिंक भी ठोस, कॉपर भी क्या है? ठोस। दोनों को मिला देना, जैसे सोना होता है, सोने यानी बिल्कुल शुद्ध सोने से कभी भी गहने बनाए नहीं जाते, यानी 22 कैरेट काम में लेते हैं, 24 कैरेट से कभी गहना नहीं बनता, क्योंकि सोना क्या है? सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है, सबसे अधिक नरम है ये। तो अगर आप 100% यानी 24 कैरेट सोने से गहने बनाओगे ना, हाथ लगाते पिचक जाएंगे वो। थोड़ा सा ठोस रहे, पिचके नहीं, तो उसके अंदर क्या है? थोड़ा सा यानी 22 कैरेट सोना काम लेते, थोड़ी सी मात्रा में उसमें क्या मिलाते हैं? कॉपर, तांबे की अशुद्धि मिलाते हैं। अब उस सोने में थोड़ा तांबा मिला है, तो तांबा है ना, उस सोने के अंदर प्रत्येक भाग में समान रूप से मिला रहता है। थोड़ी एक जगह तांबा आ गया, बाकी सोना है, तो हर जगह समान गुला रहता है। इसका मतलब तांबा और सोना मिला हुआ है, तो वो बिल्कुल क्या है? समांगी है। तो वो क्या है? ठोस में ठोस का समांगी विलयन है। तो इसका मतलब उदाहरण क्या लिखोगे? मिश्र धातुएं। एग्जाम्पल क्या लिखना है? मिश्र धातुएं। ये क्या है? ठोस में ठोस के विलयन का क्या है? उदाहरण है मिश्र धातुएं। मिश्र धातु लिख के आगे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, है ना? पित्तल, कांसा, गन मेटल। पित्तल, कांसा, गन मेटल, ये सारी क्या है? मिश्र धातुएं हैं। और कौन सी किससे बनी है, ये भी थोड़ी सी आपको याद रखनी है। पित्तल किससे बना है? मिलकर। कांसा किससे मिलकर बना है? और गन मेटल किससे मिलकर बना है? तो गन मेटल में जिंक, कॉपर और टिन, तीनों है। ये याद नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा टूट गया। तो जिंक, कॉपर और टिन तीनों है, तीनों मिलकर गन मेटल का निर्माण करती है। तो ये तो क्या है? हमने क्या पढ़ा कि विलयन है क्या? विलयन के मुख्य दो अवयव कौन कौन से हैं? विलय और विलायक होते हैं। विलय कम मात्रा में, विलायक क्या होता है? अधिक मात्रा में। फिर हमने कहा कि विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के 3 प्रकार, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। संतृप्त में अधिकतम सीमा तक गुला रहे, असंतृप्त में अधिकतम सीमा से कम गुला रहे, अति संतृप्त में ज्यादा गुला रहे। फिर हमने कहा कि विलय और विलायक की भौतिक अवस्था कैसी है? गैस है, द्रव है, ठोस है। उसके आधार पर विलयन के फिर हम 9 प्रकार करते हैं। और 9 प्रकार में फिर हमने कहा कि विलायक की अवस्था कौन सी है, विलय की अवस्था कौन सी है, उसके आधार पे विलायक यानी गैस है तो गैसीय विलयन के 3 प्रकार हो गए। गैसीय विलयन के 3 प्रकार, द्रव्य विलयन के फिर 3 प्रकार, ठोस के फिर 3 प्रकार। तो गैस में गैस का विलयन, गैस में द्रव्य का विलयन, गैस में ठोस का विलयन। ऐसे ही द्रव्य में गैस का विलयन, द्रव्य में द्रव्य का विलयन, द्रव्य में ठोस का विलयन। ऐसे ठोस में गैस का विलयन, ठोस में द्रव्य का विलयन, ठोस में ठोस का विलयन। और फिर आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं और एग्जाम में आपसे ये एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो यहां तक आज अपना क्या है? विलयन है क्या और उसके टाइप्स हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता की इकाइयां कौन सी है।